हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू ऑल ऑफ यू। जैसा कि अभी तक हमने सिंथेसिस ऑफ सेंटेंसेस को पढ़ते हुए हम नॉन फाइनाइट की तरफ चले गए थे और नॉन फाइनाइट को पढ़ते हुए हमने जाना था कि नॉन फाइनाइट वर्ब क्या होते हैं, कितने प्रकार के होते हैं। तो हमने अभी तक पार्टिसिपल और उनके जो 3 टाइप होते हैं उनको पढ़ लिया था। तो हमारे पास अभी भी नॉन फाइनाइट में 2 नॉन फाइनाइट वर्ब बचे हुए हैं, जिनमें क्या है, एक इन्फिनेटिव है और एक जिरंड है। तो आज का हमारा जो क्लास है वो उन्हीं के बेस पर है। तो आज हम लोग पढ़ेंगे इन्फिनिटिव के बारे में। इन्फिनिटिव कैसे बनता है? इन्फिनिटिव बनता है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का प्रयोग करने से। लेकिन कुछ क्रियाएं ऐसी भी होती हैं जिनका प्रयोग होने पर कुछ केसेस में कहीं कहीं इन्फिनिटिव जो है वो बिना टू के प्रयोग होता है। क्या वो केस हैं, कौन सी चीज़ें हैं, वो मैं आपको आज के इस वीडियो में बताऊंगा। साथ ही साथ आज हम लोग इस वीडियो में जिरंड क्या होता है, जिरंड को फॉर्मेशन कैसे करते हैं, उनको भी जानेंगे। तो बिना समय गवाए चलिए हम लोग स्टार्ट करते हैं कि क्या होता है इन्फिनेटिव। तो मैं आपको यहाँ पर इसका डेफिनेशन बता देता हूँ कि इन्फिनेटिव क्या होता है। इन्फिनेटिव ऐसी क्रिया होती है जहाँ पर हिंदी भाषा में इसका प्रयोग होता है। तो इस क्रिया के अंत में, मतलब जो इन्फिनेटिव होगा उसके अंत में ना, ने, नी अथवा के लिए शब्द जुड़ जाए तो वहाँ पर क्या बन जाएगा, इन्फिनेटिव बन जाएगा। और इन्फिनेटिव का जब फॉर्म करना होगा, बनाना होगा, तो ये बनते हैं वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले टू का प्रयोग करने पे। जैसा कि मैंने यहाँ बताया हुआ है, जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले हम लोग टू लगाएंगे तो वह बनाएगा इन्फिनेटिव। तो इन्फिनेटिव 2 तरीके से काम करता है। कहीं पर यह नाउन का काम करेगा और कहीं पर ये एडवर्ब का काम करेगा। तो वो सारी चीज़ें मैं आपको यहाँ पर बता रहा हूँ। तो यहाँ पर मैंने जो डिफिनीशन अभी आपको बताया है उस डिफिनीशन का मैं रिटन लैंग्वेज लिख दिया है। जैसा डिफिनीशन मैंने बताया वहाँ पर फिर चीज़ लिखा गया है कि जब हिंदी वाक्य में क्रिया जो लिखा गया हो उस क्रिया में क्या आ जाए, ना आ जाए, ने आ जाए या फिर नी आ जाए, अथवा क्या आ जाए, के लिए अथवा करने के लिए ये जुड़े हों। अर्थात उनके साथ क्या जुड़ा हो, ना, ने, नी हो जाए या के लिए, करने के लिए जुड़ा हो, तो वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पर होता है इन्फिनिटिव। क्लियर है? अब बात आती है कि बनता कैसे है। तो जब वर्ब की फर्स्ट फॉर्म से पहले हम लोग किसका प्रयोग करें, टू का प्रयोग करें, या फिर क्या करते हैं, टू प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का प्रयोग करें, तो क्या बनाता है, वो बनाता है इन्फिनिटिव। ये बात हो गई। अब इन्फिनिटिव वाक्य में कार्य क्या करता है? तो इन्फिनिटिव वाक्य में नाउन का भी कार्य करता है, एडजेक्टिव का भी कार्य करता है और एडवर्ब का कार्य करता है। तो बात ये आती है कि कब नाउन का कार्य कर सकता है, कब एडजेक्टिव या एडवर्ब का। तो नाउन का कार्य उन कंडीशन में कार्य करेगा जहां पर जो क्रिया है उसमें क्या जुड़ा हो, ना, ने या नी जुड़ा हो। जब ये जुड़े होंगे तो वहां पर वो कार्य करेगा नाउन का। अब बात आती है कि कब काम करेगा, एडजेक्टिव या एडवर्ब का। तो जब क्रिया में क्या जुड़ा हो, के लिए या करने के लिए, अगर ये जुड़े होंगे तो वहां पर कार्य करेगा या तो एडजेक्टिव का या तो एडवर्ब का। कैसे एडजेक्टिव काम करता है, कैसे एडवर्ब का काम करता है, ये सारी चीज़ें मैंने आपको पीछे बता दिया है जब मैंने वहाँ पर क्या कहते हैं पार्टिसिपल पढ़ा रहा था। तो वहाँ पर क्योंकि पार्टिसिपल जो थे वो एडजेक्टिव या एडवर्ब के ही कार्य कर रहे थे, तो मैंने वहाँ पर इस चीज़ों को बताया था। चलिए इन सारी चीज़ों को कुछ एग्जाम्पल के थ्रू समझते हैं। जैसे कि यहाँ पर मैंने कुछ एग्जाम्पल लिया हुआ है। झूठ बोलना पाप है। तो एक चीज़ मैं और बता दूं, जब नाउन का काम करेगा इन्फिनिटिव, तो जैसे जो नाउन होता है, नाउन वाक्य में क्या क्या काम करता है। नाउन जो होता है वाक्य में सब्जेक्ट भी होता है, क्या होता है, सब्जेक्ट भी होता है, ऑब्जेक्ट भी होता है और ये कॉम्प्लीमेंट भी होता है। तो सेम वे में जो इन्फिनिटिव होगा काम करेगा नाउन का, तो इसलिए नाउन के काम करने की वजह से वो कभी किसी वाक्य में सब्जेक्ट हो सकता है, किसी वाक्य में ऑब्जेक्ट हो सकता है, किसी वाक्य में कॉम्प्लीमेंट भी हो सकता है। अर्थात जैसे जैसे नाउन कार्य करता है ठीक उसी प्रकार से इन्फिनिटिव भी वाक्य में वही काम
करेगा। तो जैसे कि यहाँ पर बोला गया है झूठ बोलना पाप है, तो यहाँ पर देखिए काम हो रहा है झूठ बोलने का, और इसमें क्या आ गया है, ना आ गया है। और जब ना आ गया है तो क्या काम करेगा, इन्फिनेटिव काम करेगा। और हम लोग देखेंगे क्या बोलना पाप है, झूठ बोलना पाप है, तो ये हमारा सब्जेक्ट का भी काम कर रहा है। और सब्जेक्ट काम क्यों कर रहा है, इन्फिनेटिव फॉर्म में सब्जेक्ट काम करेगा, नाउन है तो डेफिनेटली सब्जेक्ट का काम करेगा। तो अब कैसे बनाएंगे, झूठ बोलने के लिए होती है लाई, झूठ बोलने के लिए जब बात किया था टिल का प्रयोग करते हैं, और टिल के लिए क्या यूज करते हैं, टू टिल लिखेंगे, इन्फिनिटी बनाएंगे। टिल मतलब बोलना। अब बात ऐसे तो स्पीक मतलब भी बोलना होता है, बट जब झूठ बोलने की बात आती है तो टिल का प्रयोग करते हैं। अब यहाँ पर ना आ गया है तो ये इन्फिनिटिव फॉर्म में हो गया, तो इन्फिनिटिव फॉर्म कैसे बनाएंगे, इसके पहले क्या लाकर, और की फर्स्ट फॉर्म पहले टू ला करती है, क्या हो गया है, टू टिल। अब क्या बोल रहा है, झूठ झूठ बोला जा रहा है, टू टेल अ लाई, टू टेल अ लाई, ये क्या है, ये पाप है। अब यहाँ पर कोई मेन वर्ड तो है नहीं, तो है आ गया है, तो है के लिए क्या लिखेंगे, इज, टू टेल अ लाई इज अ सिन। तो इस प्रकार से हमने यहाँ पर देखा, तो यहाँ पर हमने इन्फिनेटिव फॉर्म का प्रयोग किया गया है, और ये किसके स्थान पर आया है, ये सब्जेक्ट का स्थान पर आया है। या तो यहाँ पर क्या कर रहा है, ये सब्जेक्ट ऑफ वर्ब, मतलब ये जो वर्ब इज है उसके सब्जेक्ट के रूप में आया है। और देखिए यहाँ पर सिर्फ ना आया है, तो ये क्या काम कर रहा है, नाउन का कार्य कर रहा है। नाउन का कार्य करने की वजह से ये किस स्थान पर आया है, सब्जेक्ट का स्थान पर आया है। यदि ये एडजेक्टिव या एडवर्ब होता, तो मुझे पता है एडजेक्टिव या एडवर्ब कभी भी अकेले सब्जेक्ट के स्थान पर नहीं आते हैं। तो अगले एग्जाम्पल की तरफ बढ़ते हैं। हमारा अगला एग्जाम्पल क्या कह रहा है, बच्चे कहानियां सुनना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर देखिए अब किसका प्रयोग किया गया है, यहाँ पर क्रिया क्या है, दो क्रिया है, पसंद करना और सुनना। तो यहाँ पर ना आ गया है दूसरी क्रिया में, तो ये भी क्या काम करेगा, इन्फिनेटिव का काम करेगा। अब ना आ गया है, इन्फिनेटिव काम करेगा, तो कैसे इसको क्रिएट करेंगे, कैसे इसका फॉर्मेशन करेंगे, तो वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले इसमें टू ला देंगे। तो कहानियां सुनना कौन पसंद करता है, बच्चे। तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या हो गया, बच्चे, बच्चे में इंग्लिश क्या आ जाएगी, चिल्ड्रेन, ये हो गया चिल्ड्रेन। अब यहाँ पर इसको टेंस को देखते हैं, यहाँ पर तो कोई टेंस नहीं था, सिर्फ सिंपल प्रेजेंट था, मतलब इज एम आर ही मुख्य क्रिया काम करते हैं। तो यहाँ पर ते है आ गया है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट हो गया है, तो प्रेजेंट इंडिफिनिट का अफर्मेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर वर्ब की कौन सी फॉर्म आएगी, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म आएगी, क्योंकि ये किस फॉर्म में है, प्लूरल। तो पसंद करने के लिए क्या आती है, लाइक, चिल्ड्रेन लाइक, क्या पसंद करते हैं, सुनना, टू हियर, क्या सुनना, कहानी, टू हियर स्टोरीज, स्टोरीज। तो इस प्रकार से इसका ट्रांसलेशन हो गया, चिल्ड्रेन लाइक टू हियर स्टोरीज। तो यहाँ पर देखिए टू हियर स्टोरीज, यहाँ पर किस रूप में आया है, ऑब्जेक्ट के रूप में आया है, और ऑब्जेक्ट रूप में क्या आता है, नाउन आता है। तो यहाँ पर हियर के टू हियर जो हमने इन्फिनेटिव फॉर्म बनाया है वो क्या काम कर रहा है, यहाँ पर नाउन का काम कर रहा है एज अ ऑब्जेक्ट। किसका ऑब्जेक्ट है, वर्ब लाइक का। तो बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस क्या है, वह संगीत सीखने को उत्सुक है। तो यहाँ पर देखेंगे फिर से क्रिया के अंत में क्या आ गया, काम एक क्रिया सीखना है, इसके अंत में नहीं आ गया है, तो ये इन्फिनेटिव फॉर्म हो गया है। और यहाँ पर देखिए कोई टेंस नहीं है, सिर्फ ये नॉर्मल प्रेजेंट टेंस है। तो प्रेजेंट टेंस में हेल्पिंग सॉरी मेन वर्ब के रूप में इज एम आर आता है। तो वह ही के साथ मेन वर्ब क्या आता है, इज, मेन वर्ब के रूप में इज आएगा, ही इज। अब क्या है, उत्सुक है, तो ही एक एगर, ही इज एगर, किसके लिए उत्सुक है, यहाँ पर आर रहेगा, ही इज एगर, किसके लिए उत्सुक है, सीखने के लिए, एगर टू लर्न, एगर टू लर्न क्या चीज़, संगीत, तो इसका जाएगा म्यूजिक, इज एगर टू लर्न म्यूजिक। तो इस प्रकार से गिवन सेंटेंस को भी हमने ट्रांसलेट कर दिया है बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। तो ये भी हो गया। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अब यहाँ पर देखिए, यहाँ पर ऑब्जेक्ट बोला गया है, यहाँ पर क्या काम कर रहा है, यहाँ पर देखिए मेन वर्ब, यहाँ पर जो इज है ये लिंकिंग वर्ब है, मुख्य क्रिया काम कर रहा है, लिंकिंग वर्ब है। और जब लिंकिंग वर्ब के बाद जो शब्द आते हैं वो कॉम्प्लीमेंट बनते हैं। तो इस बार जो इन्फिनेटिव का फॉर्म प्रयोग किया गया है एज ए नाउन, वो क्या काम कर रहा है, इस बार एक काम कर रहा है कॉम्प्लीमेंट का। किसका काम कर रहा है, कॉम्प्लीमेंट का। तो बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। और इन जब ये भी जान लीजिए, जब नाउन, जब ये सब्जेक्ट था, ऑब्जेक्ट था, कॉम्प्लीमेंट था, इन तीनों केस में इसने काम किसका किया है, इसने काम किया है नाउन का, संज्ञा का। बढ़ते हैं अगले सेंटेंस की तरफ। अगला सेंटेंस क्या है, वह यहाँ पढ़ने के लिए आया है, वह यहाँ पढ़ने के लिए आया है। तो इस सेंटेंस को देखेंगे तो यहाँ पर पढ़ने के लिए, तो देखिए यहाँ पर ने तो जुड़ा हुआ है, साथ ही साथ और क्या जुड़ गया है,
लिए, के लिए जुड़ गया है, तो यहाँ पर भी इन्फिनेटिव होगा। लेकिन अब यहाँ पर क्या काम करेगा, यहाँ पर काम करेगा या तो एडजेक्टिव का या तो एडवर्ब का। पढ़ने का काम किसकी विशेषता है, आने की विशेषता रहा है, तो ये क्या हो जाएगा, एडवर्ब का काम करेगा। तो इसको जब ट्रांसलेट करेंगे, ही हैज, क्योंकि आया या आ गया है तो प्रेजेंट परफेक्ट हो गया। ही हैज कम हियर, क्या करने के लिए, पढ़ने के लिए, तो इसको इन्फिनिटिव बनाएंगे तो टू स्टडी। तो इस प्रकार से ये सेंटेंस हो गया। लेकिन अब यहाँ पर ये किसका काम कर रहा है, यहाँ पर ये देखिए ये क्या काम कर रहा है, एडवर्ब का काम कर रहा है। तो आगे बढ़ते हैं। और ये भी जान लीजिए, जब नाउन नहीं होता है, नाउन का काम करता है, तो ऐसे इन्फिनेटिव बोला जाता है सिंपल इन्फिनेटिव। उनको क्या बोलते हैं, सिंपल इन्फिनेटिव। अर्थात यहाँ पर जो 3 एग्जाम्पल हमने लिया गया है, यहाँ पर जो इन्फिनेटिव बना है वो कौन सा इन्फिनेटिव बना है, सिंपल इन्फिनेटिव बना है। इन्फिनेटिव था, इन्फिनेटिव में काइंड हो गया है सिंपल इन्फिनेटिव का। और जिन इन्फिनेटिव के अंत में के लिए शब्द आते हैं या करने के लिए शब्द आते हैं, वहाँ पर जो इन्फिनेटिव होता है उसको कहते हैं जिरंडियल इन्फिनेटिव। क्या कहते हैं, जिरंडियल इन्फिनेटिव कहते हैं, नेटिव कहते हैं। तो ये हो गया जिरंडियल इन्फिनेटिव, के लिए आने की वजह से। और जो ऊपर के इन्फिनेटिव थे ये क्या हो गए हैं, सिंपल इन्फिनेटिव। अगला एग्जांपल देखते हैं, कृपया मुझे बैठने के लिए एक कुर्सी दे दो। तो यहाँ पर देखिए ये इंपरेटिव सेंटेंस में हो गया है, तो कृपया के इंग्लिश पहले लिखेंगे प्लीज, प्लीज गिव मी, प्लीज गिव मी, क्या दे दो, कुर्सी, गिव मी अ चेयर, गिव मी अ चेयर, किस लिए, बैठने के लिए। तो टू फिट, क्योंकि देखिए बैठने ने आ गया है तो इन्फिनेटिव बनेगा। इन्फिनेटिव कैसे बनाएंगे, बैठने के इंग्लिश से फिट, इसके पहले क्या लगा देंगे, टू। तो ये जब टू फिट ऑन, तो इस तरह से हमने इस सेंटेंस को क्या कर लिया है, ट्रांसलेट कर लिया है बाय यूजिंग इन्फिनेटिव। तो मैंने क्या बताया, एक नई चीज़, कि जब जिन इन्फिनेटिव के अंत में ना, ने, नी ऐसे शब्द आए, तो वहाँ पर होता है इन्फिनेटिव किस फॉर्म में, सिंपल इन्फिनेटिव फॉर्म में। और जिन इन्फिनेटिव का यूज कब बनता है, जहाँ पर उनमें क्या जुड़ा हो, के लिए या करने के लिए जुड़ा हो, तो वहाँ पर जो इन्फिनेटिव बनता है वो क्या होता है, जिरंडियल इन्फिनेटिव। एक इन्फिनेटिव और होता है जिसे बेयर इन्फिनेटिव कहते हैं। अर्थात जब इन्फिनेटिव का प्रयोग बिना टू के हो जाए, मतलब जैसे यहाँ पर हम लोग वर्ब की फर्स्ट फॉर्म पहले टू लगा रहे हैं, जैसे कि यहाँ पर हमने क्या किया, ये लर्न लिखा, यहाँ पर टू लगा दिया, तो यहाँ भी ये इन्फिनेटिव हो गया है। यहाँ भी हम लोग देखेंगे टू स्टडी, यहाँ भी इन्फिनेटिव है। लेकिन यहाँ पर टू लगा हुआ है, कभी कभी इन्फिनेटिव आता है तो जो टू यहाँ पर लगा हुआ है उस टू का प्रयोग नहीं करते हैं, और जब टू का बिना प्रयोग किए इन्फिनेटिव जो बनाते हैं, ऐसे इन्फिनेटिव को कहा जाता है बेयर इन्फिनेटिव। जैसे कि कुछ वर्ब होते हैं, जब उन वर्ब का प्रयोग किया जाता है तो उनके बाद अगर किसी और वर्ब का प्रयोग करते हैं, वो इन्फिनेटिव ग्रुप में इन्फिनेटिव ग्रुप में आता है, लेकिन बेयर इन्फिनेटिव ग्रुप में आता है। अर्थात वहाँ पर टू का प्रयोग नहीं होता है। जैसे कि वो क्रियाएं क्या क्या हो जाती हैं उनको बता देता हूँ अगले पन्ने पर। हमारा अगला एग्जाम्पल है बेयर इन्फिनेटिव। बेयर इन्फिनेटिव मतलब क्या आ जाएगा, विदाउट टू, विदाउट टू। तो मैं उन वर्ब्स को लिख दे रहा हूँ जिनके बाद अगर कोई वर्ब और आएगा तो वहाँ पर उसके बाद जो भी इन्फिनेटिव आएगा वो बिना टू के आएगा। तो वो वर्ब क्या क्या है, अगर वाक्य में हैड बेटर आ जाए तो हैड बेटर के यहाँ पर डबल टी हो जाएगा, हैड बेटर आ जाए, या फिर हैड रैदर का प्रयोग हुआ हो, हैड बेटर, हैड रैदर, या फिर हैड सूनर, या फिर क्या आ जाए, वुड रैदर, या फिर क्या आ जाए, फील या हियर। उसके बाद क्या आ जाए, वॉच, लेट, डेयर, नीड, मेक, बीट या सी।
इनके बाद जब भी अगर कोई वर्ब इन्फिनेटिव फॉर्म के रूप में आएगा, जितनी मैंने यहाँ पर क्रियाएं लिखी हैं, जो भी वर्ड्स लिखे हैं, चाहे वो हैड बेटर हो, चाहे हैड रैदर हो, हैड सूनर आ जाए, वुड रैदर हो जाए, फील, हियर, वॉच, लेट, डेयर, नीड, मेक, बिड, सी, अगर इनके बाद कोई ऐसी क्रिया है जो इन्फिनेटिव फॉर्म में होगी, तो वहाँ पर जब उसको इन्फिनेटिव बनाएंगे तो वहाँ पर ये जो टू होगा उस टू को रिमूव कर देंगे, फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म को लिखेंगे, और इस प्रकार से जो बनने वाला इन्फिनेटिव होता है उसे कहा जाता है बेयर इन्फिनेटिव। जैसे कि मैं आपको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताता हूँ। उसने मुझे जाने दिया, उसने मुझे जाने दिया। तो अब यहाँ पर ये जो सेंटेंस है, यहाँ पर उसने मुझे जाने दिया, तो ने आ गया तो इन्फिनेटिव फॉर्म है। तो यहाँ पे देखिए जो जाने देने का काम हो रहा है वो कॉजेटिव वर्ब के रूप में हो रहा है। तो जब कॉजेटिव वर्ब होता है तो वहाँ पर कॉजेटिव वर्ब मेक का प्रयोग करने से बनता है। तो जब इसको ट्रांसलेट करेंगे, ही मेड मी। अब देखिए यहाँ पर इन्फिनेटिव फॉर्म किस में था, जाने में, अर्थात गो में था, लेकिन हमने किसका प्रयोग किया है, मेड का। और मेड क्या होता है, यहाँ पर मैंने ऊपर बताया हुआ है, मेक आया है, और मेक का ही थर्ड फॉर्म क्या होता है, थर्ड और सेकेंड फॉर्म क्या होता है, मेड होता है। तो ये सेकेंड फॉर्म के रूप में प्रयोग हुआ है, अर्थात मेक का ही एक रूप आया हुआ है। अर्थात जब यहाँ पर जाने को हम लोग इन्फिनेटिव बनाएंगे तो वहाँ पर इस टू का प्रयोग नहीं करेंगे, सिर्फ किसका प्रयोग करेंगे, गो का प्रयोग करेंगे। और ये क्या काम करेगा, इन्फिनेटिव काम तो करेगा ही, लेकिन कौन सा इन्फिनेटिव हो जाएगा, बेयर इन्फिनेटिव हो जाता है। ये क्या हो जाएगा, बेयर इन्फिनेटिव। इसी प्रकार उसमें यहाँ रुकने का साहस नहीं है, उसमें यहाँ रुकने का साहस नहीं है। जब इसको हम लोग ध्यान से देखेंगे तो अभी जो हमारे पास सेंटेंस दिया हुआ है उसमें यहाँ रुकने का साहस नहीं है। देखिए यहाँ पर ने आ गया, साहस अर्थात डेयर। तो जब इसको ट्रांसलेट करेंगे तो ये क्या जाएगा, डेयर जब प्रयोग करते हैं तो डेयर के साथ हेल्पिंग नहीं आता है, डेयर खुद एक मॉडल ऑक्सिलरी होता है। तो इसको जब ट्रांसलेट करेंगे तो ही, अब यहाँ पर नहीं है तो नहीं के लिए नहीं नॉट आएगा, लेकिन यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब लिखने की जरूरत नहीं है, क्योंकि डेयर में ही वो सब, ये डेयर क्या होता है, एक मॉडल ऑक्सिलरी होता है। जब मॉडल ऑक्सिलरी होता है तो खुद अपने आप में एक मेन वर्ब होगा, हेल्पिंग वर्ब भी होगा। तो इस केस में सीधे इसके साथ क्या लगा देंगे, नॉट लगा देंगे। और इस बार देखिए हमने डेयर का प्रयोग किया है। जब डेयर का प्रयोग किया है तो डेयर के बाद जो वर्ब आएगा, रुकना मतलब स्टे होता है, नानी आ गया तो इन्फिनेटिव फॉर्म है, लेकिन डेयर की वजह से यहाँ पर वर्ब के पहले टू का प्रयोग नहीं करेंगे, फिर क्या लिखेंगे, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। तो ये हो जाएगा स्टे, ही डेयर नॉट स्टे। अब बचा क्या है यहाँ पर, तो यहाँ की जगह हियर, ही डेयर नॉट स्टे हियर। तो ये रहे हमारे बेयर इन्फिनेटिव रिलेटेड एग्जाम्पल। तो आज आपको ये समझ में आया होगा। ये वीडियो कुछ लॉन्ग हो रहा है, तो चलिए बचा है हमारा एक पोर्शन जिरंड का। जिरंड को मैं अगले वीडियो में बता दूंगा, जहाँ पर जिरंड कैसे बनता है, क्या काम करता है, इसका डिस्कशन हम लोग अगले वीडियो में करेंगे। आज के लिए इस वीडियो में समाप्त करता हूँ। थैंक यू।